हेलो बच्चों आज हम आपके अभ्यास के जो प्रश्न करेंगे और कक्षा 8 की विज्ञान का पाँचवां पाठ है आपका, जिसके हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। और इस पाठ का नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम इसके पाठ्य पुस्तक में जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं। पहला कौन सा प्रश्न दिया है? तो पहला प्रश्न जो दिया है बच्चों, वो रिक्त स्थान दिए हैं कि आपको खाली स्थान कुछ दिए हुए हैं, उनको भरना है। ठीक है, तो पहला देखिए, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास, कैसा आवास है बच्चों? प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये अभयारण्य शब्द आपने याद रखना है कि ये जहाँ प्राकृतिक आवास में वन्य जीवों को रखा जाता है वह है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, खाली स्थान किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज। तो किसी क्षेत्र विशेष देखो लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया विशेष क्षेत्रीय। क्या नाम लिखेंगे इसमें? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज ही उन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से इसका नाम पता चल जाएगा कि विशेष क्षेत्र स्पीसीज। ठीक, इसके बाद जो आगे अगला हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है वह है कि प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किसके कारण, मतलब डैश दी हुई है, परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो किस परिवर्तन के कारण? जलवायु मतलब वहाँ पर जब मौसम जो होता है वो बहुत अत्यधिक ठंड का या बहुत अत्यधिक गर्मी का जब हो जाता है, जो पक्षी नहीं सहन कर सकते, तब वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, इसी को पलायन कहा जाता है और ऐसे पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस वो तीन ही जो थे वो आपके रिक्त स्थान दिए हैं। अगला क्वेश्चन 2 शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? वन्य, यहाँ पर निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें कई सारे टॉपिक्स दिए रखे हैं, उनमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो पहला है वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य प्राणी उद्यान यानी कि ये नेशनल पार्क हैं। ठीक है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ठीक है, तो इनके बीच में हम लोगों ने अंतर बताना है। तो नेशनल पार्क जो होते हैं उनमें और साथ में आपका क्या होना चाहिए? बायोस्फीयर रिजर्व। इन दोनों के बीच का अंतर जानेंगे अभी। तो देखिए, जो वन्य प्राणी उद्यान होते हैं, पार्क है, नेशनल पार्क जो है वह एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का भाग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है। उस एरिया में कि कोई एक पोर्शन जो है वह नेशनल पार्क के लिए संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो हैं वह छोटा एरिया होगा। दोनों में ही प्राकृतिक आवास है, जीव जंतु जो हैं वह प्राकृतिक आवास में रह रहे हैं, पौधे जो हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है। परंतु जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें मेन चीज़ जो अंतर की है वो होती है बच्चों की आदिवासी जो होते हैं उस इलाके के, यानी कि उस जगह पर रहने वाले आदिवासी जो हैं वो उनको भी पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो मेन अंतर यही होता है। तो अब जो लिखा है आंसर हम लोग वो देखते हैं कि वन्य प्राणी उद्यान कौन से होते हैं? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो आवास है वो क्या है? प्रकृति ही है, जंगल में रह रहे हैं जो जीव, तो वो जंगल में ही मतलब कि जैसे कोई गुफा होगी या पेड़ पौधे होंगे उन्हीं पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं, है ना, और वहीं जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये है हमारा हो गया वन्य प्राणी उद्यान। इसके बाद है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं वो देखते हैं हम। वन्य जीवन में पौधों और जंतु संसाधनों व उस क्षेत्र के आदिवासियों, देखिए साफ लिखा है यहाँ आदिवासियों, तो आदिवासी वर्ड आपने याद रखना है। आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो वो विशाल संरक्षित क्षेत्र जहाँ आदिवासी जो होते हैं वो भी संरक्षित रहें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। दूसरा जो अंतर है वह दिया है चिड़ियाघर और अभयारण्य के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चिड़ियाघर जो होते हैं वो छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर पशु पक्षियों को रखने का क्षेत्र होता है, जिसमें उनको रखने के लिए
हम लोग पिंजरों का या कोई बड़ा सा कोई क्षेत्र है जो कि बांट दिया जाता है कि भाई ये जो जानवर है वो वहीं तक सीमित रहेगा, मतलब बड़े पिंजरे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो वो चिड़ियाघर होता है। तो देखिए यहाँ पर लोगों के मनोरंजन हेतु कुछ जंतुओं को छोटे क्षेत्र में संरक्षित करके रखा जाता है, जिसे चिड़ियाघर कहते हैं, ठीक है। अब है दूसरा अभयारण्य। अभयारण्य अभी हमने पिछले उसमें ही देखा कि ये प्राकृतिक आवास होते हैं जहाँ पर जीव जंतु प्राकृतिक रूप से रहते हैं, ठीक है। तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहें उसे अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रूप से संरक्षित होते हैं, ठीक। तो अगला देखते हैं। अब अगला है संकटापन्न स्पीसीज और साथ में विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन्न स्पीसीज इस नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, जिस स्पीसीज पे यानी जिस प्रजाति पर कोई संकट आ रहा हो कि वो निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। विलुप्त होना मतलब बिल्कुल समाप्त होना, ठीक है। बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं कि हमें आगे देखने को भी नहीं मिले, उन्हें हम संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं। और विलुप्त स्पीसीज, विलुप्त का भी आपको अर्थ ही बताया कि विलुप्त मतलब वह बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, उन्हें विलुप्त कहा जाएगा, ठीक है। तो अब जो आंसर लिखा हुआ है वो देखते हैं एक बार। तो पहले देखिए क्या लिखा है। वे जंतु जिनकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। ये जो हैं संकटापन्न वाले जो जीव हैं ये अभी भी जीवित हैं, मतलब इनका ऊपर खतरा है कि निकट भविष्य में इनकी इतनी कम संख्या हो चुकी है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं। दूसरा विलुप्त। विलुप्त में वह कभी हमारी पृथ्वी पर पाई जाती थी वह स्पीसीज, परंतु वर्तमान में पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है, मतलब समाप्त हो चुकी है। अब वो जो प्रजाति है वह बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं विलुप्त स्पीसीज, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो आपको दिया हुआ है वह है वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर, ठीक है। तो वनस्पति जात, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे है ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का समूह उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाता है, ठीक है। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का समूह उस क्षेत्र की प्राणी जात कहलाता है, ठीक। तो वनस्पति में आप लिखेंगे पेड़ पौधे, ठीक है। और अगर प्राणी जात पूछा जा रहा है तो उसमें जीव जंतु, ठीक है। तो ये दोनों में बस इतना ही अंतर है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो वहाँ की वनस्पति जात, जो उनसे जंतु पाए जाते हैं तो वो वहाँ की प्राणी जात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिख दिया है। चर्चा जो है आप लोग अगर ज़्यादा भी लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ आपके उसके लिए मतलब कि ताकि आपको इसमें सपोर्ट हो जाए कि भाई क्या लिखना है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, वरना ये क्वेश्चन जो है सिर्फ चर्चा करने का ही है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जो पहला लिखा है वनों उन्मूलन से वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वन्य प्राणी पर जो प्रभाव पड़ता है वनों उन्मूलन का, वनों उन्मूलन आप समझते होंगे ना अभी कि वनों को समाप्त करना, वनों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काट देना, ये मनुष्य का काम हो रहा है आजकल, है ना। तो ये वनों उन्मूलन ही कहलाता है। तो वनों उन्मूलन से वन्य प्राणी जो मतलब कि वन में रहने वाले प्राणी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधी सी बात है उनका आवास ख़त्म हो जाएगा तो वो रहेंगे कहाँ, है ना। तो लिखा है आंसर में वन में जंगली जानवर अपना आवास बनाकर रहते हैं, ठीक है। वन के पेड़ पौधों से और दूसरे जंतुओं से उन्हें भोजन, क्या चीज़ बच्चों, भोजन प्राप्त होता है, इसीलिए वन्य प्राणी वनों में सुरक्षित रहते हैं। यदि वनों को काटा जाता है तो जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, इससे जंतुओं के जीवन पर भी संकट आ जाता है, ठीक है। जब जंतुओं के प्राकृतिक आवास ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे, मर भी जाएंगे। या फिर क्या होता है, कुछ जंतु जो होते हैं ना शहरों की तरफ या उनके पास में जंगल जो लगा होता है ना, तो जंगल के पास में जो गाँव होता है उसमें चले जाते हैं, वहाँ लोग उन्हें मार देते हैं, है ना। तो इस तरह से वनोन्मूलन का वन्य प्राणियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
आगे जो है अगले उसमें लिखा है कि वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर सबसे पहला तो प्रभाव यही पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका मतलब CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। अब वो CO2 की मात्रा क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो CO2 का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। अब जो पौधे ही नहीं होंगे, आप सोचें कि अगर पौधे ही नहीं होंगे तो वो CO2 को अवशोषित नहीं करेंगे। CO2 को अवशोषित किस लिए करते हैं पौधे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण करके अपने लिए भोजन बना सकें, है ना। तो जब प्रकाश संश्लेषण, पौधे ही नहीं होंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होगी, और वो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, CO2 का स्तर जो है वातावरण में बढ़ता जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, विश्व उष्णन हो जो आजकल होता जा रहा है कि सारे संसार का तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हमारा सबसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एक प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का पर्यावरण पे। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर जो है वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखते हैं, वनों के समाप्त होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि पौधों द्वारा CO2 का अवशोषण नहीं हो पाता है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है, परिणाम स्वरूप वर्षा कम हो जाती है और सूखा व बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख लेंगे। अगला है अब गांव या ग्रामीण क्षेत्र पर वनों उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखो बच्चों, जो उनके जीवन यापन का साधन है वो क्या होती है, कृषि। गांव में लोग अधिकतर कृषि करते हैं, और कृषि के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है ना, सिंचाई करनी होती है, पौधों को सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो जब हमारे पौधे ही नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं हो पाएगी, बारिश नहीं होएगी तो कृषि कैसे होएगी, है ना। तो आंसर देखते हैं, वनों उन्मूलन से जब बारिश नहीं होगी तब ग्रामीण कृषि कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक, बाढ़ व सूखा कृषि नष्ट कर देता है। यही नहीं, वन्य प्राणी भी गांव की तरफ आने लगते हैं और कष्ट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, वन्य प्राणी जो होते हैं कौन से, जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं। ठीक है, वन्य प्राणी जो हैं बच्चों यहाँ पर इससे मतलब है जीव जंतुओं से। तो जीव जंतु जो हैं वह अपना आवास जब उनका नष्ट हो जाता है तो गांव की तरफ आते हैं, है ना। गांव की तरफ आते हैं तो गांव के लोगों के लिए भी वह कष्ट उत्पन्न करते हैं और फिर गांव के लोग दुखी होकर उनको मार भी देते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है वनोन्मूलन का। अगला देखते हैं अब, शहरी क्षेत्र। अगला है, शहरी क्षेत्र पर या शहर पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शहरों में क्या होता है कि उद्योग होते हैं, है ना। उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं वो आजकल कैसे करते हैं, वनों को काट कर करे जाते हैं। तो वनों को ही जब हम काट देंगे तो वो जो भूमि मिली जिस पर उद्योग आपने स्थापित कर लिया, तो पेड़ तो ख़त्म हो गए ना। पेड़ ख़त्म हो गए तो उससे क्या है, जो कच्चे उत्पाद होते हैं, जैसे मान लो फर्नीचर उद्योग ही है, तो फर्नीचर उद्योग के लिए जो लकड़ी है वो कहाँ से आएगी, वो वनों से आती है। तो वो अधिक मात्रा में उस लकड़ी को प्राप्त करने के लिए चोरी से भी या सीधे परमिशन लेकर भी उन वनों को काट देते हैं, पेड़ कट जाते हैं। पेड़ जब कट जाएंगे तो उनको कच्चे माल जो है, मतलब धीरे धीरे सारे पेड़ ही कट जाएंगे तो आगे कहाँ से फर्नीचर बनेगा। तो इस तरह से कच्चा माल जो होता है उद्योगों के लिए वह उनको नहीं मिल पाता है और इस तरह से उत्पादन भी कम हो जाता है। ठीक है, और उद्योगों के कारण और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है ना। प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि पेड़ तो हैं नहीं, तो वो CO2 को वैसे ही अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर वनोन्मूलन किया जाता है तो शहरों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वही आंसर जो लिखा है वो देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को वनों से मिलने वाले कच्चे उत्पाद नहीं मिल पाएंगे, जिससे उद्योगों का उत्पादन कम हो जाएगा। पौधों की कमी होने से प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है पृथ्वी पर वनोन्मूलन का प्रभाव, कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो बच्चों, ये सारे काम जो हो रहे हैं ना पृथ्वी पर ही तो हो रहे हैं। हमारे शहर बस रहे हैं या गांव बसे हुए हैं, वन है, सब पृथ्वी पर ही तो हैं। तो इन सब का प्रभाव जो है लास्ट में किस पे पड़ेगा, अपनी पृथ्वी पर ही पड़ेगा। तो पृथ्वी जो होती है वह वनोन्मूलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता ही है। तो क्या होता है उस पर अब देख लेते हैं यहाँ आंसर में।
ये पौधों की कमी होने से प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बढ़ जाती है। विश्व उष्णन में वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरता में कमी होने से बंजर भूमि की वृद्धि होती है। और बंजर भूमि जब होती जा रही है तो इसका मतलब ना कृषि हो रही है वहाँ, और सूखा पड़ रहा है। सूखा पड़ रहा है, साथ साथ में बाढ़ भी आ जाती है ना, पौधे ही नहीं हैं तो भूमि का अपरदन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो कृषि भी नहीं हो पाती। तो इस तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह बढ़ती जाती हैं। ठीक, तो पृथ्वी हमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया है कि अगली पीढ़ी यानी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि कुछ जीव जो होते हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना। जैसे चीता जो है वो हमारी पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है। ठीक है, तो चीता जो आजकल हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो आगे वाली पीढ़ी तो बिल्कुल ही उसको नाम भी नहीं याद रख पाएगी, है ना। अभी तो फिर भी हम थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह में देख लेते हैं कि कभी था हमारे यहाँ पर आगे धीरे धीरे वो नाम भी गायब हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, डायनासोर्स के बारे में आप लोग बड़ा देखते हैं। डायनासोर्स जो होते हैं वो पहले हमारी पृथ्वी पे कभी पाए जाते थे, पर आज केवल हम उनका नाम जानते हैं, और नाम भी बच्चे तब जानते हैं जब वो उनको फिल्मों में देखते हैं, है ना, तभी जान पा रहे हैं, नहीं तो नहीं जान पाते। तो इस तरह से ये विलुप्त हो गई हमारी प्रजातियां हैं। तो अब हम आंसर देखते हैं कि वनोन्मूलन के कारण अगली पीढ़ी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति और जंतुओं को विलुप्त होने के कारण देख भी नहीं पाएगी। पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, जिसके कारण अगली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन यापन के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका कि क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें, हम वृक्षों को इसी तरह से काटते रहे तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो पर्यावरण जो है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। तो पर्यावरण का संतुलन बचाए रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि पौधों को बचाए रखें, तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए। फिर दूसरा है वर्षा की कमी होने से भूमि बंजर हो जाएगी। भूमि क्या हो जाएगी आपकी, बंजर भूमि हो जाएगी, और बंजर भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। तीसरा है विश्व उष्णन बढ़ जाएगा, यानी कि सारे संसार का तापमान जो है वह बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विश्व उष्णन। ठीक, देखा होगा आपने कि गर्मियाँ जो हैं आजकल ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो वो गर्मियाँ किस लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि विश्व उष्णन हो रहा है, सारे संसार का तापमान बढ़ता जा रहा है। जंतु विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद है वृक्षों से मिलने वाले उत्पाद जैसे लकड़ी, फल, लुगदी, औषधियाँ कम हो जाएंगी। ठीक है, तो जो वृक्षों से हमें उत्पाद मिलते हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगे। जब पौधे ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इसमें और भी आंसर में और भी पॉइंट्स जो हैं, जो हम पहले पूरा पाठ करते हुए कई सारे पॉइंट्स जो हमने करे थे वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि किसी जंतु का आवास बाधित हो, तो अगर मान लो किसी जंतु का आवास बाधित होगा तो क्या होगा। तो देखिए, जब आवास ही उसका बाधित होगा तो बेचारा जंतु कहाँ जाएगा, वो जंतु भी बेचारा धीरे धीरे मर ही जाएगा, है ना। तो इसलिए या फिर क्या होगा कि जो जंतु हैं वह आवास नहीं रहेगा तो असुरक्षित हो जाएंगे। असुरक्षित होने से क्या होता है, मनुष्य उनका शिकार अधिक करने लगेगा, है ना, क्योंकि अपने आवास में तो वो छुप जाते हैं, शिकारी को नहीं मिलेंगे। परंतु जब वो उनका आवास ही नहीं है तो वो खुले में रहेंगे, तो खुले में उनका ज़्यादा शिकार हो जाएगा और बेचारे ख़त्म ही हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा, जंतुओं की संख्या घटने लगेगी। जंतुओं की संख्या जो है वह घटने लगेगी, और कुछ प्रजातियां जो हैं वह हमारी क्या हो जाएंगी। तो बच्चों, किसी जंतु का आवास जब बाधित होता है तो क्या हो जाता है कि वह जंतु जो है असुरक्षित हो जाएगा, असुरक्षित होगा, और उसके बाद मनुष्य उसका शिकार अधिक करने लगेगा। फिर जंतुओं की संख्या घटने लगेगी इससे, और प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगी। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे कि जब किसी जंतु का आवास बाधित होता है। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन का इसके पार्ट में लिखा है कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, मतलब मिट्टी की जो ऊपरी परत है अगर वह हट जाए, ठीक है, वह वहाँ से हटा दी जाए तो क्या होगा।
ठीक है। तो देखो ऊपरी परत में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, तो ह्यूमस की मात्रा हट जाएगी तो भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है। पौधों को उचित पोषण नहीं मिलने से उत्पादन भी कम हो जाएगा, यानी कि पौधे को जब पोषक तत्व ही नहीं मिलेंगे तो वह पौधा अच्छे से ग्रोथ ही नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा और उनका उत्पादन कम हो जाएगा। मरुस्थलीकरण जो है वह बढ़ता जाएगा, इस तरह से बंजर भूमि हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारे किसके प्रभाव हैं, मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देने के प्रभाव हैं। ठीक है। इसके बाद आगे 5वां क्वेश्चन है अभी आपका। तो 5वें क्वेश्चन में लिखा है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए जैव विविधता का मतलब क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या फिर जीव जंतु हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और जीव जंतु भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जंतु भी। तो जैव विविधता का अगर हम संरक्षण ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो विभिन्न पेड़ पौधे हैं और जंतु जो हैं वे विलुप्त होते चले जाएंगे। ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैव विविधता के संरक्षण से विभिन्न पेड़ पौधों और जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। तो अगर हम जैव विविधता को बचा के रखते हैं, पेड़ पौधों को, जंतुओं को सुरक्षित रखेंगे तो हमारे विलुप्त नहीं हो पाएंगे ये जंतु और पेड़ पौधे। ठीक है। तो इसलिए पेड़ पौधों को या फिर जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका आंसर हो गया कि उनका विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षण करना जरूरी है। अगला है सीमित भाग ख, संरक्षित वन भी अन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो जो संरक्षित वन है वो भी पूर्ण रूप से कई बार क्या होता है, सुरक्षित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, सब मनुष्य की गतिविधियों के कारण। क्योंकि मनुष्य जो है उसका जो लालच होता है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, उस चक्कर में वह जीवों को नुकसान पहुंचाता है, शिकार करता है या पेड़ पौधों को काटता है। ठीक है। तो इस सब से क्या होता है कि संरक्षित वन जो होते हैं वहाँ पर चोरी से मनुष्य ऐसे काम करता है, ऐसी गतिविधियाँ, है ना, जैसे कि पेड़ पौधों और जीव जंतु को हानि पहुँचती है। तो इसलिए वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। तो मनुष्य को अपनी गतिविधियों पर थोड़ा विराम लगाना चाहिए। तो देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है। संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित या संरक्षित नहीं रहे हैं, क्योंकि वन माफिया, ये देखिए लिखा है आंसर में, वन माफिया और अवैध शिकार करने वाले व्यक्ति जंतुओं का शिकार कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, वनों के आसपास रहने वाले लोग भी वन भूमि पर अतिक्रमण कर उसे नष्ट कर रहे हैं। अतिक्रमण मतलब बच्चों ज़बरदस्ती कब्जा जो कर लिया जाता है, मतलब वहाँ पर जो भूमि है उसको वो लोग अपने इस्तेमाल के लिए, जैसे उस पर कृषि करने लगते हैं या पशुओं को चराना शुरू कर देते हैं, तो ये अतिक्रमण होता है। ठीक है। तो इससे भी वो जो वनों का संरक्षण है वह खत्म होता जा रहा है। ठीक। अब अगला भाग देखते हैं। कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे। तो आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं क्योंकि वनों में ही रहते हैं ना बच्चों। वन में रहने वाले आदिवासी जो हैं वो वहीं की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो मतलब बाहर तो वनों से आते ही नहीं है। जैसे अपना होता है, अब लोग जो हैं शहरों में रह रहे हैं या गांव में भी रह रहे हैं, तो हम लोग एक पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में अपने आसपास के जो भी संसाधन है सबका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। नई नई रिसर्च हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, तो उन सब का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। परंतु आज भी ऐसे आदिवासी हैं जो वनों में ही रहते हैं, तो उनके जीवन की अधिकतर आवश्यकताएं वनों में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से ही होती है। तो अगर मान लीजिए ये वन ही नहीं होंगे तो बेचारे आदिवासी भी क्या कर पाएंगे, वो भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो विभिन्न वस्तुओं की उनकी पूर्ति जो है वो कहाँ से हो रही है, वनों से हो रही है। ठीक। अगला देखते हैं, रेड डाटा पुस्तक क्या है।
तो रेड डाटा पुस्तक में बच्चों क्या होता है, संकटापन्न जो स्पीसीज होती हैं, चाहे वो पौधों की हों चाहे वो जंतुओं की हों, वो सब उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे दूसरे सूक्ष्म जीवों की या अन्य जंतुओं की। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपने कि पेड़ पौधों के लिए अलग से रेड डाटा बुक होती है, और अगर हम बात करें जंतुओं की तो जंतुओं के लिए भी अलग से एक रेड डाटा बुक होती है, और जो भी कोई जीव हैं जैसे सूक्ष्म जीव हैं उनकी अलग होती है। तो हर एक के लिए अलग अलग से रेड डाटा बुक होती हैं, ठीक है। तो इनमें होता क्या है, और संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड होता है। तो आपने यही याद रखना है कि संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड जो होता है वो हमें कहाँ मिलता है, वह हमें रेड डाटा बुक में मिलता है। पौधे जंतु अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो प्रवास जो होता है बच्चों की, कोई जंतु अगर अपने आवास से दूर जाके रह रहा है, ठीक है, अब मूल आवास जो होता है जंतुओं का, उससे जब वह बहुत दूर जाके रहने लगता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं, ठीक। तो यही आंसर में लिखा है, देखते हैं। कुछ जीव जंतुओं विशेषकर पक्षियों द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय पर बहुत दूर जाकर रहना प्रवास कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण मुख्यतः पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं और ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपने आंसर देख लेना है। आगे देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन जो दिया है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा है, तो मैं इसका आंसर सीधा आपको बता दे रही हूँ पढ़कर, ठीक है। लिखा है पहले, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, क्योंकि इनसे जो है हम जो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे हैं वह अगर ख़त्म होते जा रहे हैं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जा रहा है ना। तो क्योंकि फैक्ट्रियाँ और आवास बनाने के लिए जो ज़मीन चाहिए होती है वह वनों को काट कर ली जाती है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, वन्य जीवों को कठिनाई होती है, उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, अकाल आदि बढ़ जाते हैं। ये आपदाएं जीवों के साथ साथ संपत्ति को भी नष्ट कर देती हैं, इसलिए वनों का काटना न्याय संगत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान देंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए। तो अपने द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो देखिए, हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित जो है तरीकों को अपना सकते हैं। तो पहला है, इसमें वृक्षारोपण करना चाहिए। सबसे पहला क्या है बच्चों, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए। दूसरा है, वृक्ष या पौधा उगाने के बाद उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। अगर हमने पेड़ पौधों को उगाया है तो साथ में उनकी देखभाल भी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि हम पेड़ उगाकर उसे छोड़ देते हैं और फिर उसको कोई गाय चर जाती है या दूसरा जानवर चर जाते हैं, या फिर क्या होता है कि वो पानी की कमी से ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, पेड़ उगा रहे हैं तो उसका आपने पूरा ध्यान भी रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने चाहिए। देखो, सड़क के वृक्ष किस लिए लगाने ज़रूरी होते हैं कि जो पैदल यात्री जा रहे होते हैं वो गर्मी से बचने के लिए छाया में वहाँ थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो बेचारों को बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो हमें सड़क के किनारे दोनों तरफ वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए। चौथा पॉइंट है, वनों के काटने पर रोक लगाने के सरकार द्वारा बनाए गए कानून को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, विद्यालय में NSS, NCC के कैंप लगाकर अधिक से अधिक वृक्ष उगाने चाहिए। छठा पॉइंट है, विद्यालय में इको क्लब के माध्यम से भी वृक्षारोपण करना चाहिए। सातवां, अपना जन्मदिन या विशेष उत्सव पेड़ पौधे उगाकर मनाया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग आगे से अपना जन्मदिन जब मनाएंगे तो कोई पेड़ पौधे ज़रूर, एक पेड़ तो आपको पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपना सातवां पॉइंट जो दिया है,
ये तो हो गया कि जन्मदिन या विशेष उत्सव पर पेड़ पौधे उगाकर मनाया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट, अपने दोस्तों को विशेष दिवसों पर पेड़ पौधे भेंट स्वरूप देने चाहिए। कि हम लोग जैसे गिफ्ट लेते हैं, बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और फिर वो कुछ दिनों के बाद कोई काम के भी नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसा ना करके हमें क्या करना चाहिए, आजकल पेड़ पौधों को देना चाहिए ताकि वो पेड़ पौधे उगाएं। ठीक है, आप अपने दोस्त के साथ मिलकर उन पौधों को उगाएं और उनका संरक्षण करें। 9वां पॉइंट है, विद्यालयों पार्कों में पेड़ पौधों के काटने के प्रभाव पर चर्चा करना चाहिए। अब हम लोग बैठे खाली बहुत फालतू की बातें करते रहेंगे ना, फिल्मों की बात करते रहेंगे, राजनीति की बात करते रहेंगे। इन सब से बचकर हमें पेड़ पौधों के काटने के जो प्रभाव हैं, उनसे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये सब अच्छी बातें करें ताकि लोगों को जागरूकता फैले, लोगों को जानकारी होए। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। इसी तरह से 10वां पॉइंट है आपका कि किचन गार्डन जो बनाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, तो उसमें भी हमें पौधों को उगाने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लेडीज़ एक बार तो किचन गार्डन शुरू कर देती हैं और उसके बाद उसे संभालती भी नहीं हैं, है ना। तो ऐसा ना करके वहाँ पे पौधे जो हैं महिलाओं को लगाते रहना चाहिए ताकि पौधों का संरक्षण हो सके। ठीक है, तो इनमें से आप बच्चों कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये सारे के सारे आपका हरियाली बनाए रखने में मदद करेंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। अब वनोन्मूलन हो रहा है, वन ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होएगी, है ना। तो उसी का कारण बताना है आपने कि ये कैसे मुमकिन है। तो देखिए, जो जल चक्र है हमारा, उस जल चक्र के लिए हमें पौधों की बहुत आवश्यकता होती है ना। क्या है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है बच्चों, कि वह अपने में से वाष्पों को निकालते रहते हैं। ठीक है, तो उनके से वाष्प जो है, किस चीज़ के वाष्प में, जल के वाष्प में वो निकलते रहते हैं। वो जल के वाष्प कहाँ जाएंगे, हमारे वातावरण में जाते हैं। वातावरण में जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर वाष्प जो इकट्ठी होकर धीरे धीरे ऊपर उठती जाएंगी और बादलों का रूप लेती हैं। ठीक है, ये वाष्प ही तो हमारे बादल बनते हैं, है ना। और बादल बाद में जब अधिक जल हो जाता है तो उनके कारण वहाँ पर वर्षा हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जल चक्र जो है वह हमारे पेड़ पौधों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जल चक्र पूरी तरह प्रभावित होगा और नहीं होंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। तो जो आंसर लिखा हुआ है अब उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पृथ्वी पर जल चक्र का संतुलन बनाए रखने में वन बहुत सहायक हैं। हमारे वायुमंडल में जलवाष्पों की मात्रा में कमी आ जाती है। जब वृक्ष ही नहीं होते हैं तो वन जल का अवशोषण करके वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में वाष्प छोड़ते हैं। वृक्ष ही नहीं होंगे तब वाष्प कम हो जाएंगे, जिससे बादल नहीं बन पाएंगे और वर्षा भी नहीं होगी। इसलिए वनोन्मूलन का प्रभाव वर्षा पर भी पड़ेगा और वर्षा की दर कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए होंगे किस तरह से वर्षा पौधों के बिना कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। ठीक है, तो ये देखिए, ये अपना राज्य जो हरियाणा है उसके मैंने यहाँ पर गूगल से लेकर ये फ़ोटो लगा दिया है। इसमें आप अपने आप से इनको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ आपको अच्छे से पता चल रहा है कि ये लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पर्पल कलर में ये जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसे कहते हैं बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, तो ये अपने हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी कि पार्क हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ ग्रीन कलर में जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि अभयारण्य। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं, जैसे ये है भिंडावास हमारी, ठीक है, खोपड़ावास, ये सब क्या हैं, हमारे वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये हैं अभयारण्य। इसके बाद जो आपका
इसके आगे जो दिए हुए हैं रामसर साइट जो रेड कलर में, इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो लेसन में सिर्फ यही पूछा है कि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं, मतलब अभयारण्य हैं, उनके बारे में आप बताइए। ठीक है। रामसर साइट जो होती हैं वो बच्चों, ये रामसर ईरान की एक जगह का नाम है जहाँ पर ये समझौता हुआ था देशों के बीच में। ठीक है, संसार के विश्व के देशों के बीच में समझौता हुआ था कि हम लोग वन्य जीव जंतु और या पेड़ पौधों को संरक्षित करेंगे। तो वो संरक्षित स्थान जो हैं उनको उसी जगह के नाम से रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोग अपनी जानकारी के लिए ये भी जान सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बच्चों को लेनी चाहिए, परंतु अपने राज्य के जो अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अपने हरियाणा में कोई भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। जैव मंडल क्षेत्र जो है वह नहीं है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, उनके आप यहाँ इस चित्र की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप पूरी तरह से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। जो ये रामसर साइट है बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय पार्क भी हैं। ठीक, तो आप ये देख लें। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन को देखकर आपको लगेगा ओहो कितना लंबा आंसर है इसका, तो ये आंसर आपका लंबा ही हो गया है थोड़ा सा बच्चों, परंतु आप इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे आपने पूरा लिखना है। तो एक बार मैं इसे पूरा आपको बड़ा करके पढ़ के बता देती हूँ कि इसमें है क्या। तो देखते हैं, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। क्वेश्चन है कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सूची भी काफ़ी लंबी थी, इसलिए ये थोड़ा सा आंसर भी लंबा हो गया है, परंतु आपको आंसर देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में लिखा है, कागज़ का निर्माण पेड़ की छाल व लकड़ी से तैयार की गई लुगदी द्वारा किया जाता है। लुगदी क्या होती है बच्चों? लुगदी जो होती है, जैसे कि पेड़ की छाल जो है उसको बारीक चूरा कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो पेड़ जो काटे जा रहे हैं उनका बिल्कुल चूरा कर लिया जाता है और उसे जल में घोल लिया जाता है। गाढ़ा गाढ़ा सा वह पदार्थ बना लिया जाता है, उसे लुगदी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लुगदी क्या होती है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि 1 टन कागज़ की उत्पत्ति के लिए 17 पेड़ चाहिए। मतलब अगर हम 1 टन कागज़ बना रहे हैं, 1 टन कागज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों हम 17 पेड़ों को काट रहे हैं। ठीक है, 17 पेड़ काट कर वो 1 टन कागज़ बन रहा है। तो देखो कितने सारे पेड़ जो हैं वो कट जाते हैं। तो प्रतिदिन विश्व में हजारों टन कागज़ का प्रयोग होता है, जिनको बनाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाता है। यदि हम पेड़ों को ऐसे ही काटते रहे तो कागज़ का बनना भी असंभव हो जाएगा। इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, जिससे कम से कम मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे और प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो इसका दूसरा भाग था कि हमें उन कार्यों की सूची बनानी है जिनसे हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इस सूची में जो नाम हैं, जो कार्य हैं, वह देखिए। पहला है कि कागज़ का एक बार उपयोग करके उसको हमें पुनः चक्रण के लिए भेजना चाहिए। ठीक है, पुनः चक्रण के लिए भेजने का मतलब क्या है कि जैसे कागज़ जो है वह हमें रद्दी वाला आपके यहाँ पर ज़रूर आता होगा, रद्दी वाले को बेच देने चाहिए। मतलब आपको डबल बेनिफिट है, पैसे भी मिलेंगे और साथ में कागज़ जो है उसका पुनः चक्रण भी हो जाएगा। पुनः चक्रण से उसको दोबारा से उपयोग करके उसका कुछ और पदार्थ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कागज़ का पुनः चक्रण हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब एक बार फिर से आंसर देखते हैं जो लिखा है। पहला पॉइंट, एक कागज़ का 5-7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखो बच्चों, एक कागज़ को 5 से 7 बार हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग में आए कागज़ को नष्ट ना करके रद्दी खरीदने वाले को दे देना चाहिए, जिससे कागज़ का पुनः चक्रण हो सकेगा।
तीसरा पॉइंट है कागज़ से बने थैलों जैसे बैग्स जिन्हें कहा जाता है का प्रयोग ना करके कपड़े व जूट से बने थैलों का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कागज़ के बने थैले जो होते हैं, आपने देखा होगा थोड़ा पानी गिर जाए या थोड़ा सा वजन हो जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनसे भी आप बच सकते हैं कि कागज़ जो है वेस्ट नहीं जाएगा और अगर हम कपड़े या जूट के बने थैलों का प्रयोग करते हैं। चौथा है लिखने का अभ्यास करने के लिए बच्चों को स्लेट या तख्ती या प्लास्टिक से बने विशेष स्लेटों का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लिखने का अभ्यास में बहुत सारा कागज़ वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम स्लेट जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है उपयोग की गई कॉपी से बचे हुए पन्नों को निकालकर रफ काम के लिए कॉपी बनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बच्चे जो हैं बहुत सारे कॉपी में पेज बच जाते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो बचे हुए पेज हैं उनको निकालें वहाँ से और एक और कॉपी बना लें, सुई धागा लेके सील सकते हैं आप लोग हैं, और उससे क्या होगा कि आपको रफ काम के लिए वो कॉपी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह उपरोक्त उपायों की सहायता से हम कागज़ की बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो बच्चों इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगला जो अपना क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर से ऐसे नीचे हम आएंगे। तो इसमें विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, तो ये जो पुस्तक होती है बच्चों क्या कहलाती है? आपकी रेड डाटा पुस्तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक। तो ये देखिए रे यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद इसमें इस तरह से आप रेड डाटा पुस्तक लिख देंगे। फिर दूसरा है पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में। तो पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की कौन जो विभिन्न किस्में हैं उनसे क्या बनता है बच्चों? जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता। तो यहाँ दूसरे वाले में जो ऊपर से नीचे ये वाले में आपका आ जाएगा जैव विविधता। ठीक है, इसके बाद अगला जो दिया हुआ है आगे लिखा है बाईं से दाईं ओर। बाईं से दाईं ओर यानी कि अब हम इस तरफ चलेंगे। तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो बच्चों वह भाग क्या कहलाता है? जैव मंडल। ठीक है, वह भाग क्या कहलाता है? जैव मंडल। फिर यहाँ ये आपका 2 नंबर लिखा है, यानी कि 2 नंबर में यहाँ इस तरह से यहाँ पर आएगा आपका जैव मंडल। ठीक, फिर तीसरा है विलुप्त हुई स्पीसीज। तो विलुप्त हुई स्पीसीज जो होती हैं बच्चों वह आपके तीसरे नंबर में यानी यहाँ आएगा। तो यहाँ पर उन स्पीसीज को क्या कहते हैं बच्चों? संकटापन्न स्पीसीज। तो यहाँ लिखेंगे आप संकटापन्न स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद है चौथा एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज। तो विशिष्ट आवास में जो स्पीसीज पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय, है ना, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक, तो इस तरह से ये आपका चौथा जो है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4 नंबर ये डला हुआ है, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका चौथा यहाँ पर विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तीसरे में यहाँ आपके आ जाएगा संकटापन्न स्पीसीज। दूसरे में इस तरफ आप लिखेंगे जैव मंडल और अगर नीचे की तरफ लिखेंगे तो जैव विविधता। ठीक है, और पहले में इस तरह नीचे की तरफ लिखेंगे रेड डाटा पुस्तक। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा हो गया है, आपका पूरा पाठ हो गया है। तो अब आप इन क्वेश्चंस को आराम से ध्यान से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम बच्चों को और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट और शेयर भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। धन्यवाद बच्चों।